વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્તે. પૂજા વિદ્યાલયના ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં હું આપણું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 7 એમાં આપણે પહેલો નિબંધ જોઈએ, મેરા પ્રિય તહેવાર. મેરા પ્રિય તહેવાર મેં હોલી. હોલી વિશે હું તમને આજે માહિતી આપું છું. આ નિબंध હું તમને अच्छी तरह से समझाऊंगा. वो सब मित्रों वो नोटबुक में लिख देना. मेरा प्रिय त्यौहार होली है. हमारे देश में साल भर में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं. उनमें सबसे मुझे होली बहुत पसंद है. होली का त्यौहार सब लोग मनाते हैं ना. साल भर में होली हंसी खुशी का त्यौहार है. सब लोग मनाए जाते हैं. वह त्यौहार कब आता है? वह त्यौहार फाल्गुन महीने की पूनम को मनाया जाता है. वह त्यौहार सबको पसंद है और फाल्गुन महीना यानी कि फागुन महीना की पूनम के दिन वह त्यौहार आता है. होली वसंत ऋतु का रंगीला त्यौहार है. वसंत ऋतु में वह रंगीला त्यौहार है और वह 2 दिनों का त्यौहार है. पहले होली आती है, बाद में धुलेटी आती है. होली एक पुरानी कथा से जुड़ी हुई है. होली है ना वह पुरानी या जूना जमाने की कथा से जुड़ी हुई है. पहले दिन शाम को होली जलाई जाती है. जब पहली होली आती है, बाद में धुलेटी आती है. सौभाग्यवती महिलाओं होली की पूजा करती है और नए अनाज की बालियाँ होली को अर्पित की जाती है. सौभाग्यवती जो स्त्रियों सौभाग्यवती हो, जो सिंदूर चालना करती है, अखंड सौभाग्यवती होती है जो स्त्रियों, वो क्या करती है? वह स्त्रियों पूजा करती है और होली की पूजा करती है. अनाज में जो गऊ भी ले जा सकती है, चावल, धानी. गऊ लोग ज़्यादा नहीं ले जा सकते. चावल ले जाते हैं, कंकु के तिलक करते हैं, धानी, खजूर सब होली को सब लोग अर्पित करते हैं. होली किसकी याद में मनाई जाती है इसकी मैं बात करती हूँ. हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस था. पहले ज़माने में हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस था. उसके प्रहलाद नामक एक पुत्र था. उसका नाम क्या था? प्रहलाद. प्रहलाद भगवान का वह भक्त था. हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं था कि प्रहलाद भगवान की भक्ति करे. उसको यह पसंद नहीं था. क्या पसंद नहीं था? कि वह प्रहलाद भगवान की वह भक्ति करे. वह हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि आग उसे न जला सके. उसको क्या हुआ था? उसको आग न जला सके ऐसा उसने वरदान दिया था होलिका ने. हिरण्यकशिप के कहने पर वह वरदान को गोद में लेकर आग में बैठ गई. हिरण्यकशिप को क्या किया उसने? हिरण्यकशिप को उसने यह किया, प्रहलाद भगवान का वरदान मिला हुआ था तो आग में न जला सके. इस तरह हिरण्यकशिप प्रहलाद को अपनी गोद में खोरा में लेकर वह बैठ गई. भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख गई. लेकिन होलिका की मृत्यु नहीं होनी थी. होलिका जलना नहीं चाहती थी. वह प्रहलाद भक्त को वह जलाने के लिए यह बैठी थी. इस दिन की याद में होली का त्यौहार मनाया जाता है. तो सब बच्चों होली के त्यौहार में बहुत पसंद होता है. होली के त्यौहार प्रहलाद भक्त बच जाता है और होलिका की जलकर उसकी मृत्यु हो जाती है. होली के दिन शाम में होली जलाई जाती है. स्त्रियाँ गीतों गाई हुई होली की पूजा करती है. बच्चे बूढ़े सभी मस्त होकर गाने बजाने और नाचने भी लगते हैं शाम को. और होली के दूसरे दिन क्या आती है? धुलेटी आती है. इस दिन दिल खोलकर एक दूसरे पर रंग और अबीर गुलाब खेलते हैं. बच्चे बूढ़े सभी मस्त होकर गाने बजाने तथा नाचने लगते हैं. होली के तीसरे दिन धुलेटी का त्यौहार आता है. इस दिन लोग एक दूसरे पर क्या करते हैं? दिल खोलकर नाचते हैं, रंग अबीर गुलाल उड़ाते हैं. इस अवसर पर लोगों खुशी से खेलते ही देखते खुशी को देखते ही बनते हैं, खुश हो जाते हैं. होली के त्यौहार में भी सब लोग खुश होते हैं और धुलेटी के त्यौहार में होली के रंगों को आपस में लड़ाई झगड़े और भेद भी मिट जाते हैं. सब खुश होकर एक दूसरे को अबीर गुलाल डालते हैं, एक दूसरे के गले से मिलते हैं. यह रंगों का त्यौहार है. रंग जीवन को खुशी और समृद्धि की प्रतीक है. रंगों से हमें खुशी मिलती है, समृद्धि मिलती है और एक दूसरे से आपस में संबंध भी बढ़ता है. सचमुच होली प्रेम, रंग और मस्ती का अनोखा त्यौहार है.
चाचा नेहरू जी ने होली को राष्ट्रीय त्यौहार मानते हैं। नेहरू जी क्या कहते हैं? होली हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। वे कहते हैं होली के दिन जैसे सभी रंग मिल जाते हैं वैसे ही देश के सभी लोग एक होकर रहना चाहिए। नेहरू जी ऐसा कहता है कि राष्ट्रीय त्यौहार में हमारा होली त्यौहार राष्ट्रीय है। होली के दिन जैसे सभी लोग मिल जाते हैं वैसे ही देश में सभी लोग एक दूसरे के मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी पर भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सबके पास समान अधिकार। अबील गुलाल एक दूसरे पर छाँटते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इस तरह हमारा जीवन भी भेदभाव भी नहीं, रंग बिरंगी अच्छी तरह से हमारा जीवन गुजरना, ऐसा चाचा नेहरू जी कहता है। विद्यार्थी मित्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय ने ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी, उसमें मैं पहला निबंध लिखवाती हूँ विज्ञान से लाभ हानि। विज्ञान से आपको क्या लाभ है क्या हानि है उसकी बात कर सकते। इसके बिना हमें परीक्षा में ऐसा निबंध आए वैज्ञानिक खोज वरदान या श्राप, ऐसा निबंध आए तो उसमें भी ऐसा ही है। विज्ञान से आपको नई नई खोज लाभ हुआ और हानि हुई, ऐसा निबंध भी आप लिख सकते हैं। तो वैज्ञानिक खोज वरदान या श्राप ऐसा निबंध आए, या वैज्ञानिक खोज वरदान या श्राप यानी कि हानि, या और विज्ञान से लाभ हानि, दो में से जो निबंध आए तो उसमें वही जवाब लिखना, वो ही निबंध है। विज्ञान से हमें क्या फ़ायदा हुआ या क्या हानि हुई। विज्ञान में से हमें बहुत ही लाभ हुआ, हानि भी थोड़ी सी होती है, इसकी मैं चर्चा करती हूँ। वो निबंध में अच्छी तरह से समझाती हूँ, छात्रों सुनिए। यह विज्ञान का युग है। इस ज़माने में यह विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें तरह तरह की सुविधा दी है। विज्ञान ने हमें कैसी सुविधा दी है? तरह तरह की सुविधा दी है, अलग अलग प्रकार की सुविधा दी है। जैसे विज्ञान में से अलग अलग प्रकार की सुविधा किस तरह कर सकते हैं। पहले विज्ञान में से ज़्यादा सुविधा नहीं थी, अब तो हम इंटरनेट के द्वारा मोबाइल में एक दूसरे को बात कर सकते हैं अच्छी तरह से। फोटे ऐसे कोई भी समाचार हो उसका चित्र द्वारा ही नेट में तुम्हारे फ़ोन में से तुम्हारे मित्र को भी समाचार या ये चित्र सब दिखाई दे सकते हो, भेज सकते हो। उनके कारण हमारे जीवन में आश्चर्यजनक का परिवर्तन, हमारे जीवन में आश्चर्यजनक विज्ञान में नई नई शोध हुई है, वह हमारे जीवन का एक आश्चर्यजनक व आबेहूब परिवर्तन आया है। विज्ञान के कारण आज यातायात के अनेक साधन हैं। यातायात के हर रोज़ हम जो साधनों को देखते हैं सड़कों पर, उसको हम यातायात के साधनों कहते हैं। सड़कों पर साइकिलें, मोटरें, स्कूटर और बसें दौड़ रही हैं। सड़कों पर रास्ते पर हम जोते हैं सुबह और शाम में साइकिलें भी होती है, मोटर, स्कूटर और बसें। ज़्यादा बसों दौड़ रही है, एक्सप्रेस बसें भी आती है, सादी बसें, सब बसों दौड़ रही है। लेकिन एक्सप्रेस बस में भाड़ा ज़्यादा होता है और एक्सप्रेस बिना जो बस होती है उसमें भाड़ा कम होता है, और वह एक्सप्रेस बस हम जल्दी स्थल पर पहुंचा सकती है, और वह एक्सप्रेस के बिना जो बस होती है उसमें थोड़ी देर लगती है। रेलगाड़ी से हजारों यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। रेलगाड़ी में जब लोग बैठते हैं वो हजारों लोग एक साथ, रेलगाड़ी बड़ी होती है उसमें ज़्यादा लोग उसमें एक साथ यात्रा कर सकते हैं। हवाई जहाज़ आकाश मार्ग से पलक झपकते ही बहुत दूर पहुंचा है। हवाई जहाज़ आकाश मार्ग, हवाई जहाज़ यानी कि विमान कहते हैं हम। आकाश का मार्ग पलक झपक के बहुत दूर पहुँचे थे। आकाश में हवाई जहाज़ के द्वारा हम जल्दी तरह पहुँच सकते हैं, और हम यहाँ से हवाई जहाज़ में दिल्ली जाए तो टूंक समय में पहुँच सकते हैं, या ट्रेन में तो 2-3 दिन लग जाते हैं। इस तरह हवाई जहाज़ से हम ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, सब जगह टूंक समय में जा सकते हैं। बिजली के आविष्कार ने दुनिया में क्रांति कर दी। बिजली यानी बिजली के द्वारा हमारे दुनिया में क्रांति, बहुत अच्छी जानकारी भी मिल सकती है, और आपको
जो भी चीज़ वस्तु चाहिए वो झड़पी मिल जाती है। और कोई भी जगह घूमने के लिए जाए तो भी सुविधा अच्छी मिली है। विज्ञान के द्वारा हमको बहुत अच्छी अच्छी सुविधाओं मिली है। ट्यूबलाइट, फ्रिज, पंखा, धुलाई मशीन, आटा पीसने की चक्की आदि उपकरणों ने कठिन कामों को आसान बना दिया है। ट्यूबलाइट पहले के ज़माने में तो लाइट ही नहीं थी। ट्यूबलाइट से हम अच्छी तरह से शाम को पढ़ाई कर सकते हैं, रसोई में भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ट्यूबलाइट की लाइट में हम फ़ोटा खींचें तो भी हमारा फ़ोटा भी बहुत अच्छा आता है। फ्रिज में सब चीज़ जो हम रख सकते हैं वो चीज़ वस्तु जो अच्छी तरह से हम 1 महीने तक जो भी चीज़ फ्रिज में रखी है, आज भी रखी है जो चीज़ महीने तक बाहर काढ़ी तो भी वह चीज़ ऐसे ही अच्छी रहती है, वो ख़राब नहीं हो सकती। पंखा, गर्मी के दिनों में तो पंखा की बहुत ज़रूरत है। पंखा बिना तो हम गर्मी में रह भी नहीं सकते और शाम को भी नींद नहीं आ सकती, क्योंकि पंखा नहीं हुआ तो मच्छर ज़्यादा कटते हैं, इसीलिए नींद नहीं आती और बीमार भी हो जाते हैं। धुलाई मशीन कपड़े धोने का मशीन से हमारा समय कम और झड़पी कपड़े दो कपड़े की धुलाई कर सकते हैं और थकान का भी महसूस नहीं होता है। बाहर नौकरी करने के लिए जाए तो धुलाई करने के लिए मशीन में कपड़े डालते हैं तो हमारा समय बचता है। शाम को भी हम कपड़े धुलाई मशीन में रख सकते हैं, वो अच्छी तरह से धोकर और सूखा होकर वह बाहर निकलते हैं तो सूखने का समय भी कम हो जाता है और जल्दी थोड़े ही घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। आटा पीसने की चक्की यानी कि घंटी आटा यानी कि लोट पीसने के लिए हमें चक्की में जो अनाज पीसना है वो पीस सकते हैं और उसका आटा भी बहुत अच्छी तरह से या टूंक ही समय में हम पीस सकते हैं। बाहर कोई घंटी जाए तो समय लगे और वह एक ही दिन में सब आटा नहीं पीस के ला सकते और घर पे तो एक दिन में तो सारा सबका चावल का, गेहूँ, बाजरी, मकाई, सब गेहूँ को हम हिंदी में गेहूँ कहते हैं। गेहूँ, चावल यानी कि चोखा, बाजरा, मकाई, चना सब का हमें लोट भी कर सकते हैं और 2 भाग करना होगा तो भी हम चक्की में कर सकते हैं। मकाई मग के लोट भी हम दर सकते हैं। सब हम चक्की में अच्छी तरह से कठिन कामों को आसान कर दिया है। रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि साधनों जो साधनों हैं ना वह रेडियो, कंप्यूटर आदि साधनों और मनोरंजन के नए साधनों ने हमें खोल दिया है। आज दवा की दुकान में हर बीमारी की दवा मिल जाती है। रेडियो द्वारा हम अच्छी तरह से गीत समझ सकते हैं। सिनेमा में टीवी हमें हम सीन में बाहर जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से फिल्म देख सकते हैं, बच्चों को मज़ा आती है। दूरदर्शन यानी कि टीवी, सिनेमा तो हम बाहर पिक्चर देखने के लिए जाते हैं ना, वो जगह को हम सिनेमा में बहुत अच्छी तरह से पिक्चर देख सकते हैं और मज़ा भी आता है। कंप्यूटर में तो हमारा सब काम आसान कर दिया है। कंप्यूटर में जो काम करना होता है वो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। वह साधनों ज्ञान और मनोरंजन के लिए नए द्वार खोल दिए। वह कंप्यूटर से हमें लैपटॉप द्वारा हमारा सब कुछ काम कंपनी का कोरोना के समय में कंपनी का सब व्यक्ति जो कंप्यूटर का काम जो ऑफिस में करते हैं वो सब घर बैठे आपका सारा दिन कंप्यूटर में काम करते थे और उसको पूरा ही पगार मिलता था, उसको यह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कंप्यूटर तो हम घर बैठे काम कर सकते हैं और हमारे घर में पंखा के नीचे बैठकर भी यह बाहर घूमने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कंप्यूटर का से हमारा काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज दवा की दुकान में हर बीमारी की दवा की दुकान में भी जो दवाइयाँ चाहिए वो सब दवाइयाँ दवा की दुकान में मिल जाती है। विज्ञान के तरह तरह के खतरनाक हथियार बनाए हैं। विज्ञान से खतरनाक हथियार बनाए, वो हथियार से हम जो कार्य करना हुआ सही तरह से कर सकते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में तो ज़्यादा हथियार नहीं थे। इसी लड़ाई झगड़ा होता तो इस समय हथियार का उपयोग नहीं कर सकता, उसमें ज़्यादा लोग की मृत्यु भी हो जाती है। एक बम फेंक कर एक साथ लाखों लोगों की जान हो सकती है। जो कोई भी भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी ज़्यादा बम फेंकाया
उसमें ज़्यादा लोग मर गए, लेकिन एक बम ज़्यादा लोग एक ही जगह खड़े हुए हैं, जहाँ एक बम फेंके हुए उसमें तो लाखों लोग की जान हो जाती। इस तरह में तो ज़्यादा ही बम फेंकाता था और ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अत्यारे हथियारों का उपयोग होने से लड़ाई झगड़ा भी कम होता है, या होता है तो मृत्यु भी कम होती है, लोगों का जीवन अच्छी तरह से सब जी सकते हैं। इस प्रकार आज विज्ञान का बोलबाला है। विज्ञान से हमें ज़्यादा लाभ है और विज्ञान से हमें क्या नुकसान है, क्योंकि हमें विज्ञान में से हमें हवाई जहाज़ में आकाश मार्ग पर हम जाते हैं। इस समय पर आपका विमान है, विमान में कुछ बम विस्फोट या कुछ आग निकले तो वह विमान नीचे गिरता है, उसमें से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो जाती है, वह दुखद घटना भी हो जाती है। जितना विज्ञान लाभकारक है इतना उसमें इसमें हानि भी होती है। लेकिन हम लगन प्रसंग में जितना नए नए प्रकार के पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें आकाश में प्रदूषण भी होता है, या फैक्ट्री सब जगह हमें अच्छे अच्छे माल बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें से प्रदूषण होता है। वो प्रदूषण विद्यार्थी मित्रों नमस्ते, ऊर्जा विद्यालय ऑनलाइन क्लासीसમાં હું આપણું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હવે मेरा प्रिय खेल निबंध के बारे में हूँ जानकारी देती हूँ। छात्रों ध्यान से सुनिए। मेरा जमने जितम आपको जो पसंद होगा खेल, उस खेल की बात करना है। उसमें मैं कबड्डी खेल मेरा प्रिय है, इसकी मैं चर्चा करती हूँ। यूँ तो मैं कई तरह के खेल खेलता हूँ, पर कबड्डी मेरा सबसे प्रिय खेल है। मैं सब तरह का वो लड़का कहता है मैं सब तरह का खेल खेलता हूँ, लेकिन कबड्डी मेरा सबसे प्रिय है। कबड्डी का खेल मुझे प्रिय है। कबड्डी खेलने के लिए मैदान के बीच में एक रेखा खींच दी जाती है। क्या? कबड्डी खेलने के लिए रेखा यानी कि एक लिटी खींची जाती है, उससे दो पाले बन जाते हैं, दो अलग अलग भाग बन जाते हैं। आधे लड़के इस तरह और आधे लड़के इस तरह, या लड़का या लड़की होती है तो आधी लड़की इस तरह या आधा लड़का इस तरह। फिर खिलाड़ी दो बेलों में बांटे जाते हैं। खिलाड़ी दो दलों में, बेलों में नहीं है, मेरी गलती हुई, दो दलों में, दल यानी कि दो जुट में बांटे जाते हैं। एक दल का खिलाड़ी कबड्डी बोलता हुआ, एक जुट का खिलाड़ी कबड्डी बोलता हुआ आता है, दूसरे पाले में जाता है। दूसरी जगह वो लिट्टी खींची है, वह लड़का लड़की खड़ी होती है ना, जो साथ में रोती है तो लड़की होगी, या साथ में नहीं रोते खेलती लड़का लड़की हो तो लड़का ही होगा। वह एक सांस में लगातार कबड्डी बोलता है, वो कबड्डी ऐसा ही बोलता है। जितने में खिलाड़ियों को सूख कर बीच की रेखा सूझ जाती है, वो क्या कहता है, खिलाड़ियों को कबड्डी बोलते हैं तो वो खिलाड़ी जो होता है ना वो पीछे भगते हैं और वो खींची हुई रेखा को छू कर वो खींची हुई रेखा को यह पग रख कर वो पीछे आ जाता है। वे सभी खिलाड़ी को आउट माने जाते हैं। जो वो रेखा है ना, वो रेखा को छू लेता है, रेखा उसको छू लेता है, लेकिन उसको सब लोग उसको पकड़ लेते हैं। वो छूने के लिए जाते हैं, वो तो छूना यानी कि वो रेखा को यह पग लगाना जाते हैं, और इस तरह सभी खिलाड़ी उसको पकड़ लेते हैं तो वह आउट माने जाते हैं। यदि और वो पीछे वाली रेखा होती है ना, यह रेखा कर पग नहीं उसका लगना चाहिए। यदि दूसरे पाले वाले खिलाड़ी उसे पकड़ ले और रेखा को छूने से पहले ही उसकी सांस टूट जाती है, जो कबड्डी बोलता है लेकिन उसकी रेखा को छू ले उसके पहले जब लोग उसको पकड़ ले, उसको इधर उधर आकर उसको पकड़ ले तो वह लड़का आउट हो जाता है, लेकिन उसको न पकड़े तो वह लड़का आउट नहीं होता। एक दल में जितने खिलाड़ी आउट है, एक दल में जितने के खिलाड़ी आउट होते हैं उसको हम आउट कहते हैं। इस तरह कबड्डी की रेखा को हम इस तरह कबड्डी का खेल हम कर सकते हैं। कबड्डी का खेल हमें इस तरह, कबड्डी का खेल सबको पसंद होता ही है। दूसरे दल के इतने ही खिलाड़ी जिंदा माने जाते हैं। दूसरे दल यानी इसकी दूसरे टीम होती है, इसमें जो लड़का आउट नहीं होता है उसको हम जिंदा माने जाते हैं। वह लड़का जिंदा है, वह दूसरी बार वह खेल सकता है। जिंदा खिलाड़ी उठकर फिर से खेलने लगता है। जिंदा खिलाड़ी जिस लोग आउट नहीं हुआ है वह दूसरी बार वह खेलने लगता है, उसको खेलने में भी मज़ा आती है। इस तरह खेलते खेलते जब किसी के एक दल के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं
वह खेलते खेलते, जब लोग साथ में खेलते हैं, दल यानी कि टोड़ू, झुंड, ये सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। खेलते खेलते जब किसी लड़का एक साथ मिलकर इस लड़के को पकड़ लेते हैं तो वह लड़का आउट हो जाता है, तब वह दल हार जाता है। जब वह दल यानी कि ये टोड़ी, ये झुंड होता है, वह उसको हार मानी जाती है। में सब लोग एक एक करते सब लोग आउट हो जाते हैं। साथ में तो नहीं होता, लेकिन एक 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 करते आंधी लड़का आउट हो जाता तो उसकी हार होती है। और जिसमें वह जिंदा रहता है यानी कि वह आउट नहीं होता है, वह लड़का कैसा होता है, वह लड़का आउट नहीं होता ना, वो लड़का की टीम की जीत होती है। मैदान या खुली जगह में और थोड़े खिलाड़ियों से वह कबड्डी का खेल खेला जाता है। मैदान या खुली जगह होती है, उसमें सब खिलाड़ी कबड्डी का खेल खेलता है। इस खेल में काफ़ी भाग दौड़ और दर पकड़ होती है। भाग दौड़, सब लोग भाग दौड़ इधर उधर कबड्डी कर दौड़ते हैं, सब लड़के भी भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। इस तरह भाग दौड़ और दर पकड़ होती है। उस शरीर से में शक्ति और स्फूर्ति का त्यौहार है। स्फूर्ति आती है शरीर में, उसके शरीर में शक्ति, वो कबड्डी खेलने से उसके में शक्ति और स्फूर्ति भी आती है। उसको 8 पीरियड की वह बच्चे का अभ्यास होता है, उसमें 2 पीरियड रमत के होते हैं तो बच्चे को अच्छा लगता है। 3 पीरियड पढ़ाई की और चौथे पीरियड में उसको कबड्डी खेलने के लिए टीचर ले जाते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से वह कबड्डी खेलते हैं और उसको पीछे के पीरियड में उसके पढ़ाई में भी मन अच्छा लगता है और वह खुश होता है, उसका शरीर भी स्फूर्ति वाला हो जाता है। कबड्डी खेलना सब लड़का और लड़की सबको पसंद होता है। मेरा यह स्फूर्तिला शरीर कबड्डी की देन है। कबड्डी ज़्यादा खेलने से मेरा शरीर भी स्फूर्तिला और मेरा शरीर भी बहुत अच्छा हुआ है। कबड्डी मुझे बहुत पसंद है, सब लड़के अच्छा ही कहते हैं, इसीलिए वह मेरा प्रिय खेल है। वह लड़का का प्रिय खेल, आपको मेरा प्रिय खेल है उसमें कबड्डी या दूसरा कोई भी आपको पसंद हो खेल, वो भी लिख सकते हैं। ज़्यादा लोगों को क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट छोटे लोग भी खेल सकते हैं या बड़े, इस त्यौहार के बारे में भी लिख सकते हैं। वो निबंध सब छात्रों नोटबुक में लिख लेना, अच्छे अक्षर में नोटबुक में लिख लेना। मेरा प्रिय खेल आए तो वह कबड्डी का निबंध लिखना, अच्छे अक्षर से वो निबंध लिखना और उसकी तैयारी भी करना। विद्यार्थी मित्रों नमस्ते। पूजा विद्यालयના ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં હું આપણું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। सैनिक की आत्मकथा। सैनिक यानी सिपाही को भी हम सैनिक कहते हैं। एक वीर सिपाही की आत्मकथा या सैनिक की आत्मकथा, दो ही साथ में ही होती है। सैनिक की आत्मकथा या वीर सिपाही की आत्मकथा, वह दो एक दूसरे के पूरक है। सैनिक की आत्मकथा आए या एक वीर सिपाही की आत्मकथा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक वीर सैनिक की आत्मकथा, एक वीर सिपाही की आत्मकथा या आए या सैनिक की आत्मकथा है तो वो ही निबंध लिखना। सैनिक यानी कि सिपाही, वह देश की रक्षा करते हैं। हमारे भारत देश में ज़्यादा सैनिक शहीद भी हो गए थे। मैं भारतीय थल का सेना का भूतपूर्व सैनिक हूँ। थल यानी कि वह सेना होती है ना, उसका मैं भूतपूर्व बहुत पुराना वह सैनिक है। मेरा नाम पर्वत सिंह है। वह क्या कहता है सैनिक, उसका नाम पर्वत सिंह है। मैं सिक्किम प्रदेश का निवासी हूँ। वह सिक्किम प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति है। मेरा जन्म 10 अगस्त 1935 में हुआ। उसका जन्म क्या हुआ, 1935 में हुआ। मेरे माता पिता किसान थे। उन्होंने, किसान यानी कि खेडूत थे, माता पिता उसके किसान या खेडूत थे। उन्होंने मुझे गांव की पाठशाला में भर्ती कर दिए। गांव की जो पाठशाला थी ना, उसमें उसको पढ़ाई करने के लिए उसको भेजा था। मैं 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह लड़का क्या कहता है, मैं 10वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई की। इसमें मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह 10वीं कक्षा तक ही उसने पढ़ाई की, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। उसको पढ़ाई में मन नहीं था, वह ज़्यादा पढ़ाई करना नहीं चाहता था। मेरी दिलचस्पी खेल कूद में अधिक थी। उसको खेल कूद अधिक पसंद था। मैं सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करता था। वह लड़का क्या कहता है, सेना में भर्ती होना यानी कि जो लोगों भारत पाकिस्तान के युद्ध में और सेना भारत देश में जब सेना के लोगों होते हैं उसमें वह भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना वह चाहता था। सन 1955 में भी सेना में भर्ती हुई। उसकी भर्ती किस साल में हुई, 1955 में वह सेना नायक बने, उसकी भर्ती हुई। मुझे कठिन प्रशिक्षण दिया गया।
बोलो कठिन ज़्यादा शिक्षण कठिन परिश्रम किया और मेरे प्रशिक्षक मुझसे बहुत खुश रहते थे। उसके जो प्रशिक्षक उसको जो ज्ञान देता है उसको वह सिखाते हैं, वह शिक्षक थे ना उस पर खुश रहते थे क्योंकि वह अच्छा व्यक्ति था और अच्छा कार्य करता था। इसीलिए कार्य में वे निपुण थे। बंदूक से अचूक निशाना लगाने में मैं निपुण हो गए। अचूक उसको मालूम ही नहीं होता कि मेरा कार्य वह पूर्ण होगा, लेकिन वह अचूक निशाना उसने ताका और निपुण उसका कार्य पूर्ण हुआ। तो उसका जो प्रशिक्षक था वो खुश हो गए और उसको निपुण होने के कारण उसको शाबाशी भी दिलाई थी। वह 1965 में वह क्या करता था, 1965 में वह लॉस नायक बना हुआ था। 1965 में वो बंदूक द्वारा उसने वह अच्छा कार्य किया ना, तो इसीलिए उसको अच्छी पदवी मिली और उसको लॉस नायक बनाया। जो उसमें अलग अलग प्रकार के नायक होते हैं उसमें उसको लॉस नायक बनाया क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया है, उसके अच्छी पदवी मिली, इसीलिए उसको लॉस नायक बनाया। इसी वर्ष पाकिस्तान भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला बोल दिया। भारत पाकिस्तान नहीं, पश्चिम दिशा होती है उसमें रहने वाले लोगों पर हमला हुआ। हमला में उसको बोला दिया। वह हमला करने वाले व्यक्ति आए थे, उसके साथ वो उसको बंदूक से निशान ताकने में उसको बुलाया। पाकिस्तान को अपने पेटेंट टैगों पर बड़ा गर्व किया। पाकिस्तान में वह अपना पेटेंट टैग में उसको बड़ा गर्व भी मिला था। मैंने अपने सधे हुए निशान से कुछ पेटेंट टैग के खिलौने की तरह नष्ट करा। वह निशान ताकने के लिए कुछ खिलौने कुछ रमकड़े पर वह निशान ताक रहा था, उसमें ज़्यादा रमकड़े उसने नष्ट कर दिए थे। इस तरह वह निशान ताकने में वे उसको सफलता मिली। पाकिस्तान में हमलावर जान बचाकर भाग खड़े थे। पाकिस्तान में उसे ज़्यादा हमलावर में उसकी जान बची हुई थी, ज़्यादा लोग तो उसमें भागे हुए भी थे। उसी संघर्ष में एक गोली मेरे पैर में लगी। जब उसे हमला करने में वो गया ना, एक दूसरे पर हमला किया, उसमें उसके पैर में एक गोली लगी थी और पैर में दर्द हुआ। वह पैर जख्मी हुआ था। पैर यानी कि पग में उसकी गोली लगी हुई थी। अस्पताल में मेरा इलाज हुआ। इस समय में मेरी जान बचाने के लिए वह पैर काटने लगा। उसको ज़्यादा गोली लगी थी, दर्द हो रहा था, इसीलिए उसको जान बचाने के लिए उसकी मृत्यु न हुए, उसके जो पग में जो दर्द हुआ था वो दर्द आगे न बढ़े, इसीलिए उसको वह पग काटना पड़ा। तो एक पग उसका काटा हुआ था, एक पग उसको काटना पड़ा। अब मैं अपने गांव में रहता हूँ। वह क्या कहता है, मैं अपने गांव में रहता हूँ। सरकार मुझे वीर चक्र प्रदान कर मेरा सम्मान किया था। उसको वीर चक्र, वीर व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति प्रदान करने में उसका सम्मान भी किया था। गांव में सब लोगों मेरी इज्जत करते हैं, वो अच्छा व्यक्ति है। उसके वीर चक्र का इनाम भी सम्मान भी मिला। उसको पैर कटनी पड़ी, लेकिन उसको कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन वह तो देश के लिए जान भी देना चाहते हैं। मेरा पैर कट जाने पर मुझे दुख नहीं है, गर्व है। वह क्या कहता है, मैंने हमला किया और हमारे भारत देश की रक्षा करने के लिए मैं गए थे, इसमें मेरा पैर कटा हुआ, उसमें मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे तो गर्व है। मेरी पैर जब कटी जो चलेगी, लेकिन मैंने तो देश के लिए अच्छा कार्य किया है। क्योंकि वह सैनिक था, सिपाही को तो देश के लिए अच्छा कार्य करना ही पसंद होता है। हमारी जो भी हो जाए, मृत्यु हो जाए, हम शहीद हो जाए, लेकिन देश की रक्षा तो हम करेंगे। वह निडर होते हैं, वो डरते नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें डर लगे। उसमें तो ऐसा ही होता है कि हमारी मृत्यु हो जाए तो चलेगी, लेकिन हम देश की रक्षा करेंगे। उसकी पैर कटी है लेकिन उसको दुख नहीं है। आप में तो हमारी पैर कटी होगी तो आप दूसरे दिन इस जगह पर जाते ही नहीं, लेकिन उसकी पैर कटी है, लेकिन वह देश की रक्षा करने के लिए जाने के लिए तैयार है। अस्तु।